गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पर्यावरण पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं, इकोसिस्टम पर या कहिए आप जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पर। इससे हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसकी 3 वीडियो बनाएंगे जैव विविधता की। एक ये पहली वीडियो होगी, इसके बाद एक और दूसरी जो कल बनाएंगे, और एक हम जो इससे आए हुए क्वेश्चन हैं विभिन्न परीक्षाओं में, आईएएस में, पीसीएस में या स्टेट लेवल के जो एजुकेशनल होते हैं, यूपी टेट का होता है, सी टेट एग्जाम होता है, नेट में भी इसके वो आते हैं। और जो अभी एक वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की, लेखपाल में ये अलग से डिफाइन किया गया है इस टॉपिक को, पर्यावरण को। है तो भूगोल का ही टॉपिक ये। तो अब तक हमने 3 वीडियो बनाई हैं और ये कीप ऑन रहेगा अभी। तो खैर शुरू करते हैं। जैव विविधता, देखना बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं पहले डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषा, यानी कि जैव विविधता की परिभाषा के बारे में। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, इसको मापते कैसे, इसका मापन मेजरमेंट कैसे होता है, और भारत में जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, पूरे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है। तो हम चर्चा करते हैं जैव विविधता आखिर क्या होता है। जैसे किसी एक स्थान विशेष पर पादप, पादप का मतलब जो बोटनिकल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे या सारी वन इसमें आ जाएंगे। किसी स्थान विशेष पर जितने भी पेड़ पौधे या फिर जंतु, जीव या जंतु वहाँ पर निवास करते हैं, उन सब की समुदाय को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। जैसे एक पर्टिकुलर स्थान है, मान लीजिए हमारा क्षेत्र है पूरा जिला सहारनपुर, इस जिले के अंदर पेड़ पौधे और यहाँ पर ये पशु पक्षी जीव जंतु कितने हैं, उनके सह अस्तित्व को, उसकी कम्युनिटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा। 2014 में क्वेश्चन भी आया, पहले ये देख लेते हैं। तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप तथा जीव जंतु को जैव विविधता कहा जाता है, इसके समूह को। यानी कि इस क्षेत्र में, उस जिले में या उस राज्य में या उस देश में या किसी स्थान विशेष पर, है ना, वनस्पति और जीव जंतु का सह अस्तित्व कितना है, कितने वहाँ पर रहते हैं, इसे जैव विविधता कहेंगे। तो क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो प्रयोग के बारे में देखिएगा। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेमंड डासमैन ने किया था, और इनकी एक पुस्तक थी ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में सबसे पहले प्रयोग किया गया था ये शब्द। उसके बाद में एक और पर्यावरणविद थे, वाल्टर रोजेन ने भी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया 1985 में। तो ऑप्शन के हिसाब से जो भी ऑप्शन पहले आएगा वाल्टर रोजेन भी लगाएंगे और यहाँ से रेमंड डासमैन भी, है ना, ये 2 वैज्ञानिक हो जाएंगे, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो परिभाषा क्या बनती है, जीव जंतुओं की प्रजातियों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं, है ना, जो इसमें डिफरेंसेस होते हैं, विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिएगा कि किसी एक निर्धारित स्थान पर पादप यानी कि वनस्पति और जीव जंतु के सहअस्तित्व को क्या कहा जाएगा, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। आगे आते हैं, जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होगा। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, जैसे अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक हो जाएगा प्रजातीय विविधता, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, और नंबर 3 हो जाएगा सामुदायिक या परितंत्र। देखना इसके 2 नाम हैं, सामुदायिक या परितंत्र, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ये तीसरा प्रकार हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, वो 3 टाइप्स की होती है ना। इसका जो क्रम है ये डिसऑर्डर भी हम कर सकते हैं, तीसरे नंबर वाली आप पहले पर भी बोल सकते हैं सॉरी। तो अनुवांशिक विविधता, इसमें क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर एक ही स्थान पर एक ही जाति में, ये एक ही प्रजाति में देखी जाएगी। जैसे अगर हम जंतुओं की बात करते हैं, मान लीजिए जैसे नील गाय हैं, तो वहाँ पर नील गाय की जो प्रजातियाँ हैं उसी के अगर संदर्भ में बात करते हैं, वो क्या कहलाएगी, एक अनुवांशिक विविधता, है ना। अनुवांशिक, जेनेटिक, एक जेनेटिक से दूसरे जेनेटिक में, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में। ओके। दूसरा होता है प्रजातीय विविधता, स्पेसीज, है ना, विभिन्न प्रजातियों के बीच में होता है। जैसे किसी स्थान पर एक या एक से अधिक प्रजातियां होती हैं, जैसे मान लीजिए नील गाय भी वहाँ पर रहते हैं, शेर भी रहते हैं, हिरण भी रहते हैं, विभिन्न प्रजातियों के वहाँ पर जंतु रहते हैं या पेड़ पौधे रहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, प्रजातीय विविधता या स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसके भी फिर 2 टाइप्स होते हैं, है ना, ये 2 प्रकार की होगी, समृद्ध और समृद्ध प्रजातीय विविधता क्या होगी, समृद्ध। किसी स्थान पर
एक ही प्रजाति की संख्या अधिक होगी, दूसरी प्रजातियों की संख्या कम होगी। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे किसी विशेष स्थान पर, मान लीजिए हम अपने ही जिले की अगर बात करते हैं, सहारनपुर जिले में या यहाँ के वनों में, यहाँ पर नीलगाय की संख्या अगर 100 है और दूसरे जीव जंतु मान लीजिए हिरन है, उनकी संख्या यहाँ पर 50 है, तो संख्या किसकी ज़्यादा है? नीलगाय की संख्या ज़्यादा है। इसको हम कहेंगे समृद्ध प्रजातीय विविधता। समृद्ध यानी कि एक में समृद्धि हुई है, एक में ज़्यादा ग्रोथ है, एक में ज़्यादा विकास है। दूसरा सम प्रजातीय विविधता क्या होगी? सम, इस संख्या से ही पता चलता है जब बराबर की संख्या होगी। अगर उसी जिले में या उन्हीं वनों में यहाँ पर 100 अगर नीलगाय हैं तो दूसरी प्रजाति हिरन की भी संख्या 100 है। अगर इनकी संख्या बराबर होती है, संख्या अगर बराबर है दोनों की, यानी कि 100 अगर नीलगाय हैं तो 100 ही यहाँ पर हिरन है, अगर संख्या बराबर है तो क्या कहलाएगी? वो सम प्रजातीय विविधता, है ना। ये सम प्रजातीय, सम और समृद्ध, कभी आप इसको विषम समझे, नाम से क्या है? समृद्ध और सम प्रजातीय विषमता है। ओके, नंबर 3 हो जाएगा सामुदायिक या परितंत्र, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम, जैव विविधता, ये क्या होगी? एक समुदाय के जीव जंतु तथा वनस्पति, एक ही समुदाय के, जैसे जीव जंतु अगर हम बात करें हाथियों की बात करते हैं, एलिफेंट्स, तो हाथी हैं वहाँ पर, और वनस्पति हैं, कुछ वनस्पति जैसे यूकोलिप्टिस है या वहाँ पर सागौन के कुछ या साल के वृक्ष हैं। एक जंगल है, घना जंगल या कहीं एक वन है, उसमें हाथी निवास करते हैं और वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। ऐसे ही फिर दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति, एक और दूसरा समुदाय है, वहाँ पर मान लीजिए टाइगर्स या शेर हैं कुछ, उसमें अगर शेर हैं और दूसरे वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, एक यूकेलिप्टिस है, इन दोनों को मिलाकर जो एक समुदाय बनेगा या बायोडाइवर्सिटी बनेगी, उसको सामुदायिक परितंत्र कहा जाएगा। समझे आप? तो एक इसमें क्या आ जाएगा कि एक यहाँ पर घना जंगल है और दूसरा घना जंगल है, इसमें क्या रहते हैं? यहाँ पर हाथी, दूसरे में क्या रहते हैं? शेर। लेकिन इसमें एक और पादप भी है, इसमें वनस्पति या कहिए यहाँ पर साल के वृक्ष हैं, साल, और यहाँ पर सागौन के वृक्ष हैं, सागौन। इस पूरे परितंत्र को अगर हम दोनों को मिलाकर जोड़ें, यानी कि हाथी का जो क्षेत्र होगा और शेर का होगा, इन दोनों को मिलाकर बने तंत्र को हम क्या कहेंगे? परितंत्र, सामुदायिक, सामुदायिक या परितंत्र, कम्युनिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ये क्या हो जाएगा? ये 3rd नंबर का हो जाएगा। तो इसके टाइप्स कितने हैं? 3 प्रकार के, अनुवांशिक, प्रजातीय और कम्युनिटी या सामुदायिक। ओके, क्वेश्चन आया हुआ कि जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में। आगे इसमें भारत में पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। वेस्टर्न कोस्ट पर कौन से आएंगे? अगर आप मैप को ध्यान से देखें, आगे वैसे बनाएंगे मैप भी, उसमें जैसे राज्य होते हैं हमारे, महाराष्ट्र होता है, केरला है या कर्नाटक है, ये सब रीजन क्या कहलाएगा? यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर बनाते हैं हम दक्षिणी भारत, तो इधर का जो क्षेत्र हमारा होगा, महाराष्ट्र का क्षेत्र है या यहाँ पर गोवा का, कर्नाटक और केरला, इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, और जहाँ पर जैव विविधता का परसेंटेज ज़्यादा हुआ करता है उसे हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट्स भी हैं, उनकी अभी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को एवरी ईयर। और दूसरा है भारत में पश्चिमी घाट में जैव विविधता या परितंत्र या इकोसिस्टम सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक जैव विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी लोक सेवा आयोग पीसीएस उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। तो दोनों उसी के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया है कि पूरे विश्व में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पर है? यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधों, पादपों का और कहिए कि जंतु या जीव का जो सह अस्तित्व होता है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है, प्रदेशों में। तो इसे समझते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या होते हैं। देखना, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं ग्लोब पर, पृथ्वी ग्लोब पर जो 0 डिग्री अक्षांश है, वैसे तो अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम अलग से चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। ये जो 0 डिग्री है, यानी कि एक ग्लोब को, एक गोले को अगर 2 भागों में काटते हैं तो ऊपर का भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। इसके 2 नाम हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। और दूसरा, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ में, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं, इसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। ऐसे ही अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में, दक्षिण में
23.5 डिग्री कहाँ पर, साउथ में अगर जाते हैं तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, मकर, ये लाइन क्या होगी, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नाम हो जाएगा इसका। तो ये जो इनके बीच का क्षेत्र होगा इतना, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हिंदी में क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन, TROPICL, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल टेम्परेट है ना, और एक हो जाएगा फ्रिज जोन, 3 भागों में। लेकिन अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, उसकी अलग वीडियो अलग चैप्टर होगा अक्षांश देशांतर का। तो यहाँ तो एक, चूंकि ये वर्ड आया है उष्ण कटिबंधीय, इसको डिफाइन करने के लिए आपको बताया गया है। 0 डिग्री क्या होता है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। आ रहा है समझ आपको इस साल भी, ओके, जहाँ समझना है तो बता देना आप ये, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होगा, क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो उष्ण कटिबंधीय को क्षेत्र वो समझते हैं, जो कटिबंधीय वर्ड होता है इसको जोन बोलते हैं, एरिया। जैसे हम इस एरिया में रहते हैं, भूगोल की भाषा में जो ग्लोब पर देखते हैं वहाँ कटिबंधीय शब्द होता है वो, है ना, इंग्लिश में इसको जोन। उष्ण का मतलब गर्मी, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में होती है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और यहीं पर वर्षा भी अधिक होती है। भारत की जो लोकेशन है, अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें, हम 8 से 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भारत यहाँ पर स्थित है, और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसमें 8 राज्यों से गुजरती है, भूगोल में आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसी तरह ये जो ये क्षेत्र होगा भारत का, इसको हम पश्चिमी घाट कहेंगे। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो देखना क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता कौन सी पाई जाती है, जब ये 3 प्रकार की होती है। तो प्रजातीय विविधता यानी कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर सबसे अधिक है, और सबसे अधिक ये कहाँ पर पाई जाती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। तो क्वेश्चन है विभिन्न जातियों के बीच की जो बायोडाइवर्सिटी होती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सबसे अधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये IAS में क्वेश्चन है, वर्ष तो मुझे याद नहीं है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में यानी कि भूमध्य रेखा के जो ये क्षेत्र होगा, प्रदेश होंगे, है ना, इसमें सबसे अधिक पाई जाती है, और इसे क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अफ्रीका के देश होंगे कुछ, है ना, जैसे लीबिया, केन्या, नैरोबी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के हो जाएंगे, भारत बीच में आएगा, भारत का दक्षिणी क्षेत्र इसी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर ये सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन है कि जैव विविधता का मापन हम कैसे करते हैं, इसको मापते कैसे हैं जैव विविधता को, यानी कि मेजरमेंट। तो मेजरमेंट सबसे पहले किसने किया था, जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ये पाउल विलियम्स, क्या नाम है, पाउल विलियम्स एक तो नाम, और दूसरे यहाँ के एक और वैज्ञानिक थे डिक वेन राइट। इन्होंने सबसे पहले मापन की विधि अपनाई थी, और 3 प्रकार से मापी जाती है मेजरमेंट के, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अल्फा विविधता, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, एक बीटा डाइवर्सिटी और एक गामा डाइवर्सिटी। अल्फा को आप ये सिंबल भी बना सकते हैं, बीटा का ये सिंबल बना सकते हैं, गामा का ये सिंबल बना सकते हैं। ओके, अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, अल्फा विविधता, किसी क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, उस क्षेत्र में प्रजाति कितनी रहती हैं। अगर हम बात करते हैं इसी क्षेत्र की, अपने जिले की, मान लीजिए इसमें नीलगाय, हिरन है, हाथी हैं, तमाम इस तरीके से हैं, और ये 50 प्रजाति हैं। तो ये जो 50 प्रजाति है उनकी कुल संख्या, कहीं ये घटी बढ़ी तो नहीं है, कहीं कोई प्रजाति विलुप्त तो नहीं हुई है, क्योंकि वो रेड डाटा बुक में लिखी जाएगी। अभी हम रेड डाटा बुक के बारे में चर्चा करेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा होता है बीटा विविधता या बीटा डाइवर्सिटी, किसी क्षेत्र में प्रजातियों का पलायन, देखना पलायन करना, एस्केप कर जाना, इस क्षेत्र से चले जाना। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय मूल के जो गिद्ध हैं, गिद्ध वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। उनमें एक किडनी का रोग हुआ था, जो किसके कारण, ऑक्सीटोसिन, एक इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन, जो दुधारू पशुओं को दूध की बढ़त के लिए हम लगाते हैं, जैसे भैंस वगैरह या गाय, अगर वो दूध नहीं देती तो इंजेक्शन लगाते हैं हम ऑक्सीटोसिन का। तो जब ये पशु मर जाते हैं, इनका जो मरे हुए का जो मांस है, ये भोजन उसका करते हैं गिद्ध, तो गिद्धों को क्या समस्या होने लगी थी, उनकी किडनी की कुछ समस्या थी, इसलिए गिद्ध यहाँ से जाने लगे थे। भारत सरकार ने इस पर रोक भी लगाई, इस इंजेक्शन पर ऑक्सीटोसिन के। ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से जो गिद्ध हैं भारतीय मूल के, वो यहाँ से पलायन करके दूसरे देशों में चले गए। और ऐसे स्पैरो जो होती है, घरेलू चिड़िया है, डोमेस्टिक हमारी स्पैरो जो घरेलू चिड़िया होती है छोटी,
उसकी संख्या भी यहाँ पर भारत में कम होने लगी और वो विदेशों में जाने लगी, दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में। तो बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है कि किसी क्षेत्र में प्रजातियों का पलायन, वो जिस मूल के कहीं वहाँ से जाने तो नहीं लगे हैं, तो उसमें गिद्ध और स्पैरो। हालांकि फिर से जब इसका हमने प्रयोग कम किया ऑक्सीटोसिन का, तो गिद्ध फिर से भारत में आने लगे। गामा क्या होता है, गामा में किसी क्षेत्र में प्रजातियों के आवासों की विषमता, आवास उनका हैबिटाट, वो कहाँ पर रहते हैं। जैसे हर जीव जंतु का अपना एक निवास होता है, जैसे व्हाइट टाइगर है, सफ़ेद टाइगर कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन के डेल्टा पर, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही जो बब्बर शेर है गिर अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो टाइगर से सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और जो घाना पक्षी विहार में पक्षी पाए जाते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है कि हर प्राणी का अपना एक हैबिटाट, अपना एक आवास होता है। जब हम आवास के आधार पर भी उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी आवास में पर्टिकुलर प्रजातियों की या उनकी वनस्पति या जंतुओं की संख्या कितनी है। तो 3 टाइप होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं और भी कि भारत में हॉट स्पॉट्स कितने हैं। और ये आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ये। चलिए शुरू करते हैं। देखना, जो जैव विविधता है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में शिखर की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। घाटियों में जैसे पर्वत होते हैं, माउंटेन्स और वैलीज होती हैं, है ना। इस टाइप से अगर हम बनाते हैं से, तो ये क्या, तो शिखर हो जाएंगे और नीचे क्या, ये घाटी हो जाएंगी, वैली, है ना। तो घाटी में ये अधिक पाई जाती हैं पर्वतों के मुकाबले। होगी तो सारी माउंटेन की रेंज में ही, लेकिन जो चोटियाँ होंगी ना, शिखर होंगे इसके, जो माउंटेन के शिखर और घाटियाँ, तो घाटियों में अधिक होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसे हमने 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है कि घाटियों में या जो माउंटेनिक रेंज होगी, पर्वतीय क्षेत्र, उनमें कहाँ पर। एक तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होंगे, और दूसरे परवाल भित्ति के क्षेत्रों में पाई जाएंगी, आर्द्र भूमि में जिनमें नमी ज़्यादा होगी, और उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में अधिक पाई जाएगी। तो इसमें चर्चा करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कौन से होते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी गोलक पर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होगा, 46 अक्षांश का क्षेत्र, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय। उसमें भी जो वर्षा वाले स्थान होंगे उनमें बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है, जिसमें भारत का, दक्षिणी भारत का क्षेत्र भी आ जाएगा, यानी कि कहिए पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में 50% प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की, तो इसमें 50% बायोडाइवर्सिटी इसी क्षेत्र में होती है। और ये जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र होगा, भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ये पूरे पृथ्वी का 13% भूभाग होता है, 13% लैंड पोर्शन, है ना। पूरी पृथ्वी पर 13% पर ये भूभाग होगा, और इसमें जो स्पीसीज हैं, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटीज या कहिए कि इकोसिस्टम, ये 50% पाया जाएगा। दोनों % अलग अलग हैं। परवाल भित्ति क्या होते हैं, देखने, जिसको बैरियर भी हम कहते हैं। जैसे कोरल रीफ के बारे में हम पढ़ेंगे, भूगोल में आगे चर्चा करेंगे फिर। तो जलीय जीव जंतु जो भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, चूंकि उनकी भी एक पतन होता है, वो डेथ हो जाती है उनकी, या कोई पेड़ पौधे उनका भी एक जीवन काल होता है, वो आपस में कहीं पर समूह में इकट्ठा हो जाते हैं जल के अंदर, उसको परवाल भित्ति कहते हैं। तो विश्व की सबसे अधिक परवाल भित्ति कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में। तो परवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर सबसे बड़ी कौन सी, ऑस्ट्रेलिया में। 109 देशों में परवाल भित्ति पाई जाती हैं, जो समुद्र के अंदर बैरियर बना हो, बैरियर बोलते हैं किसी बाधा को, यानी कि वहाँ पर शिपिंग ज़्यादा नहीं हो सकती उस क्षेत्र में। तो 109 देशों में परवाल भित्ति पाई जाती हैं, और सबसे बड़ी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तीसरा, जो नमी युक्त भूमि होगी, आर्द्र भूमि, ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी, नमी यानी कि भूमि के अंदर पानी या जल की बूंदें होना। सुंदरवन का डेल्टा, देखना मैग्रोव वन होते हैं, मैग्रोव वन ये आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन ये कहाँ पर, सुंदरवन का डेल्टा। ये डेल्टा गंगा नदी बनाती है, यहाँ पर सुंदरवन का एक फॉरेस्ट है, तो इसमें मैग्रोव वन पाए जाते हैं, और वहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया है कि कौन से वृक्ष वहाँ पर होते हैं, सुंदरी के वृक्ष। और इन वनों को हम क्या कहेंगे, मैग्रोव वन। इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई तक होती हैं, ये भूमि के कटाव को रोकती हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि चक्रवात की समस्या को दूर करने के लिए हमें कौन से वन उगाने चाहिए, तो मैग्रोव वन। मैग्रोव वन विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन के डेल्टा में। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, डेल्टा जो नदी के अंदर स्थलाकृति बनती है, मैथमेटिक्स में जैसे डेल्टा बनाते हैं। क्वेश्चन IAS में आया हुआ कि डेल्टा का वर्टिक्स कहाँ पर होगा, शीर्ष। डेल्टा का वर्टिक्स नदी के बहाव की विपरीत दिशा में होता है। ये सिविल सर्विस में UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है।
नदियों वाला जब हम तंत्र करेंगे उसमें क्वेश्चन और समझाएंगे। नंबर 4 है उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। जो सागरीय ओशियनिक जो क्षेत्र होंगे, यानी कि जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में और दक्षिणी गोलार्ध में भी 33.5 डिग्री क्षेत्रों के जो बीच का क्षेत्र होगा, उसमें समुद्री जीव जंतु वहाँ पर पाए जाएंगे, वो भी विभिन्न प्रजातियों के होंगे। इनको भी हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पर होती है, पर्वतीय क्षेत्रों के में होगी और शिखर के मुकाबले घाटियों में अधिक होती है। जो वैलीज होंगी घाटियों में सबसे अधिक पाई जाएंगी। उसमें 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है। इनमें भी सबसे अधिक कहाँ, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगर ये चारों ऑप्शन में आते हैं तो हम क्या लगाएंगे ऑप्शन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला क्षेत्र, जिसको हम ये एक और भी बोलते हैं, इसे एक सबसे अधिक वर्षा है, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी दूसरी तरफ सूखा होगा, कुछ ऐसे। खैर, क्वेश्चन है कम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, बर्फीले क्षेत्रों में। और जो इससे अधिक होगी, कम से यानी कि अधिक निम्न हो जाएगी, ये मरुस्थलियों में, जहाँ पर डेजर्ट होता है, जहाँ पर रेगिस्तान होता है, इनमें कम पाई जाती हैं प्रजातियाँ। बर्फीले क्षेत्र में जैव विविधता सबसे कम, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। जैव विविधता कम होने का कारण क्या है, आवासीय विनाश। जो आवासीय विनाश, जहाँ पर कोई प्रजाति रहती है, जैसे हैबिटाट होते हैं, सफारी होती है, शेर का निवास स्थान या माद जिसे कहते हैं, अगर हमने उनके निवास स्थान को ही ध्वस्त कर दिया या विनाश कर दिया, वहाँ पर जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा आवासीय विनाश से होता है। हम जैसे जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं, उनके निवास को हम नष्ट करते जा रहे हैं। दूसरा, गिद्धों की कमी क्यों हुई है, ये क्वेश्चन भी, ये लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है। गिद्धों में कमी डिक्लोफिनेक सोडियम के कारण उसमें किडनी का रोग होने लगा गिद्धों को। और ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे दुधारू पशुओं के हम इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। क्या नाम है इंजेक्शन का, ऑक्सीटोसिन। इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल होता है रसायन डिक्लोफिनेक सोडियम या सोडियम डिक्लोफिनेक। इसकी कमी के कारण ये उनको हानि पहुंचाता है गिद्धों को। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, तो आप इसके नोट कर लीजिए आप। दूसरा है डुगोंग, है ना, डुगोंग एक जीव है, समुद्री जीव। डुगोंग समुद्री जीव एक स्तनधारी जीव है जो विलोपन के कगार पर है। और जो विलोप प्रजाति हैं, जो इनका विलुप्त होने के कगार पर है, ये रेड डाटा बुक में लिखी जाएंगी, अभी हम चर्चा करते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जब आपको एक तीसरी वीडियो हम डालेंगे उसमें सारे क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा जैव विविधता से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पढ़ते हैं, रेड डाटा बुक के बारे में बात करते हैं। रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक, देखना शायद ये आप पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे हो। ग्रीन डाटा बुक भी होती है और एक रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में हम क्या, विलुप्त या संकटप्राय जंतुओं को लिखते हैं, जीव जंतुओं को। क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में कौन कौन सी प्रजातियां लिखी जाएंगी, केवल जंतुओं की या जीवों की या वनस्पतियों की भी, तीनों की, सबकी। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे की या पादप होंगे, और हम जीव जंतुओं की भी जो विलुप्तप्राय प्रजाति हो। विलुप्तप्राय किसे कहते हैं, कोई भी प्रजाति अपने निवास स्थान पर, जैसे व्हाइट टाइगर कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। अगर पश्चिम बंगाल में इसकी संख्या कम होने लगे और ये पिछले 25 वर्षों से वहाँ दिखाई ना दे, अब ये विलुप्तप्राय संकटप्राय प्रजाति कहलाएगी और इसका उल्लेख रेड डाटा बुक में किया जाएगा। एक संस्था होती है IUCN, इसमें ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वैसे अगर बुक का जो संपादन है ये रशिया से भी होता है, मॉस्को से। खैर, विलुप्त के संकट से ग्रस्त वनस्पति और जीव जंतु इस रेड डाटा बुक में लिखे जाएंगे। यूपीएससी और पीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका प्रकाशन पहली बार कब किया गया था, 1963 में प्रकाशन हुआ था। किसने किया था, IUCN संस्था है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, है ना, प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ। हिंदी में अगर कहें तो फुल फॉर्म क्या हुई, एक बार फिर से देखिएगा। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, C फॉर कंजर्वेशन, N फॉर नेचर, है ना, नेचर का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना। ये इसकी लिस्ट जारी करती है। और जो सूची होगी जिसमें मान लीजिए 10 प्रजातियों के हमने नाम लिखे, या 10 कोई जानवर हैं, जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको थ्रेटेंड स्पीसीज कहेंगे। यानी कि रेड डाटा बुक के अंतर जितनी भी प्रजातियाँ लिखी हैं, लगभग ये बताते हैं कि 6000 से ज़्यादा प्रजातियाँ तो पादप की हैं और लगभग हजारों प्रजातियाँ जंतुओं की हैं। तो ये जो हजारों नाम हमने लिखे हैं वहाँ पर, है ना, थाउजेंड्स उसमें लिस्ट बनाई है, जो हजारों नाम लिखे गए हैं उनको क्या कहेंगे, थ्रेटेंड स्पीसीज, है ना, थ्रेटेंड प्रजातियां। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में। ग्रीन डाटा बुक के बारे में देखिए। ग्रीन डाटा बुक में हम कौन से आंकड़े दर्ज करते हैं, किन प्रजातियों के, किन वनस्पति के या फिर किन जंतुओं के। इस बुक में ऐसी वनस्पतिक और जीव जंतुओं की प्रजातियों का नाम लिखा है जिन्हें फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इन्हें कोई खतरा नहीं है, संकट ये अपने निवास स्थान पर ठीक है, जहाँ पर भी होगी हैं।
तो इस आज की वीडियो में आज इतना ही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, और एक अगली वीडियो और बनाएंगे। तीसरी वीडियो इसके क्वेश्चन पर आधारित होगी। आप कंटिन्यू इनको देखते रहिए और नोट करते रहिए। नोट करने से भी कुछ नहीं होगा अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन मोर देन मोर जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है। ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे याद है। याद करना और याद रखना अलग अलग चीज़ें हैं। याद कोई भी कर सकता है, इसे 2 महीने 3 महीने बाद याद रख कर दिखाइए आप, है ना। तो ये कब सिद्ध होगा? हमारा रिवीजन से ही हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।